हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अपनी तैयारी पे आप लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है। और इस बार आप लोग अपनी एक सीट पक्की कीजिएगा NCTITP एंट्रेंस एग्जाम 2024 में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें से केवल आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और टोटल मार्क्स होंगे आपके 80 मार्क्स पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और यदि क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो रॉन्ग मार्क्स 1 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए आप लोग कमेंट भी करते जाइए। कुल 20 क्वेश्चन है। मान लीजिए एक तरह से आप एग्जाम सेंटर पे बैठे हैं और आपको एग्जाम देना है, तो आपके पास भी समय रहेगा, 2 से लेकर 3 सेकंड आपको दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गुल मकई किस महिला के जीवन पर आधारित फिल्म है? ऑप्शन 1 है शाहिना मिस्त्री, फातिमा शेख, अरुंधति राय या मलाला यूसुफजई। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर आपने यदि कमेंट किया होगा 4, तो राइट हो जाएगा। मलाला यूसुफजई पे आधारित फिल्म का नाम है, मलाला यूसुफजई पर आधारित फिल्म का नाम है गुल मकई। और मलाला यूसुफजई के बारे में समझ लीजिए कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस सेक्टर में मिला इन्हें? शांति के क्षेत्र में, मतलब पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको समय से वीडियो मिलता रहे। इस चैनल पे आपको NCTITP से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलेंगे, उससे अपडेटेड आपके आंसर की और अन्य जानकारी भी इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि शिक्षिका कक्षा में कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? आप लोग के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना। सेकंड है कि पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को रेखांकित करना। उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। थर्ड है कि संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट पूरा करने के लिए कहना। या नंबर 4 दिया है कि संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना। तो यदि आप टीचर बन जाते हैं, यदि आपको पढ़ाना हो तो संज्ञा आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन का मतलब ये है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो ऐसे आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। संज्ञा शब्दों पर आधारित उनको कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट देंगे और उसे करने के लिए कहेंगे, तो ये सबसे अच्छी विधि होगी संज्ञा पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि छात्र को आयत तथा वर्ग, क्वेश्चन 3 ये है कि छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टूडेंट हैज अंडरस्टैंड, यहाँ पर होना चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों को रेक्टेंगल और स्क्वायर का अवबोध है, अंडरस्टैंडिंग है यदि वह क्या बता सकता है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या वो बता सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि उसे आयत तथा वर्ग के बारे में जानकारी है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि दोनों की परिभाषा वह आसानी से बता सके, आई कैन टेल द डेफिनेशन एंड समरी ऑफ बोथ। सेकंड है कि दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके, मतलब कैन टेल सिमेट्री एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ। थर्ड दिया गया है कि दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सके, कैन आल्सो ड्रॉ पिक्चर विद डिफिनेशन ऑफ बोथ। फोर्थ दिया है कि दोनों को देखते ही पहचान सके, कैन रिकॉग्नाइज बोथ एज फर्स्ट साइट। तो बताइए आप लोग इसके लिए क्या आंसर आप लोग लगाएंगे? चलिए समय समाप्त होता है। चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं कि छात्र को रेक्टेंगल और स्क्वायर का अंडरस्टैंडिंग तब होता है यदि वह दोनों की डेफिनेशन परिभाषा बता सके और उनके समरी को बता सके, तभी हम जान सकते हैं कि स्टूडेंट को आयत और वर्ग पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि नाट्य शिक्षा में कक्षा अभिनय प्रणाली के उपयोग से बाय यूजिंग क्लासिक एक्टिंग सिस्टम इन ड्रामा टीचिंग, तो कक्षा अभिनय में नाट्य शिक्षा के प्रयोग से क्या होता है? चलिए पहले को ऑप्शन दिया है कि
शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, द टाइम ऑफ द टीचर्स एंड द चिल्ड्रन इज वेस्टेड। सेकंड है पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बाय एक्टिंग बाय द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर लर्निंग प्रोसेस गेट एक्सेलरेटेड। थर्ड दिया कि बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा ड्रामा टीचिंग में कोई एक्टिंग करता है तो उससे इसको क्या फ़ायदा होता है, क्या इससे शिक्षक को बच्चों का समय व्यर्थ होता है? ये तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दिया है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती है, तो सही बात है। जब आप बच्चा अभिनय करता है तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, सीखने की डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है सीखने का? इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा अभिनय करता है तो उसको बहुत सारे डायलॉग याद करने पड़ते हैं, अपने चेहरे से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उसमें जो सीखने की कोई चीज़ की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वे तेज होता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि थर्ड में दिया बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो एक्टिंग करने से बच्चे स्कूल में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए आंसर राइट सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 5 ये कि सामाजिक विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए छात्रों को क्या प्रोत्साहित किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डन इंकरेज स्टूडेंट टू डेवलप इंटरेस्ट इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बच्चों को किस प्रकार से इंकरेज किया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। पहला दिया ऑप्शन डिस्कस करंट ऑफ इवेंट्स, वर्तमान घटनाओं पर चर्चा करें। सेकंड है कि सामाजिक मुद्दों पर बहस करें, डिबेट सोशल इश्यूज। थर्ड है कि विजिट हिस्टोरिकल साइट्स एंड म्यूजियम, बच्चों को ऐतिहासिक स्थल और म्यूजियम पे ले जाएं, या ऑल द एबव, या उपयुक्त सभी। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा या सोच लिया होगा आंसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो होगा। पहली बात है बच्चों को यदि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में रुचि बढ़ाना है तो उन्हें वर्तमान घटनाओं पर चर्चा करें, मतलब जो करंट की इश्यूज हों उस पर चर्चा करें। दूसरा है सामाजिक मुद्दों पर बहस करें, सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, उसमें डिबेट कराना चाहिए, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिससे उन्हें सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न होगी। और इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल, जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है, जैसे सारनाथ है, आपका कुतुब मीनार है, लाल किला है, और अन्य भीमबेटका है, और अन्य जो ऐतिहासिक स्थल है, म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पे बच्चों को ले जाइए, जिससे बच्चे वे देखेंगे चीज़ें तो उनको उत्साह उत्पन्न होगा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गांधी जी की नई तालीम के विचारों से नहीं जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी ने नई तालीम, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नई तालीम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। तो पूछा कि गांधी जी ने इसमें कौन सा विचार नहीं दिया है? पहला दिया कि मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। सेकंड है एम्फेसिस इन ऑन लोकल आर्ट्स फॉर्म, स्थानीय कला रूपों पर जोर देना चाहिए। थर्ड है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। फोर्थ है शिक्षा को हस्त उत्पादक कार्य के आसपास अभिकेंद्रित नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट बी सेंटर अराउंड द मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछा गया कि नहीं, कौन सा विचार गांधी जी का नई तालीम से जुड़ा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वे होना चाहिए हिंदी, मतलब हिंदी नहीं, मातृभाषा होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए मातृभाषा होना चाहिए। तो ये राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसके अलावा उनका मानना था कि जो स्थानीय कला है उस पर भी जोर देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा उनका मानना था कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। तो ये तीनों पॉइंट सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा विचार नहीं है संबंधित, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ क्या लिखा है? शिक्षा को हस्त उत्पादक कार्य के आसपास अभिकेंद्रित नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का मानना नहीं था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का हस्त उत्पादक कार्य के आसपास अभिकेंद्रित की जगह होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, ये मानना था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से 3 पटक थी। तो आपको बताना है मेन सब्जेक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम में बुद्धिस्ट पीरियड वर 3, मतलब गौतम बुद्ध के जो शिक्षा संबंधित जो 3 पटक थे वे उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि सुत, दूसरा दिया है विनय, थर्ड है अभिदम्भ, या ऑल ऑफ एबव, या उपयुक्त सभी।
तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जो 3 पटक दिए थे, आपको बताना है कि कौन सा दिया था, पहला दिया था, दूसरा या तीसरा या सभी दिया थे। चलिए आप लोग इसका आंसर सोच लिए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तीनों शुद्ध पट्टिका, विनय पट्टिका और अभिधम पट्टिका, ये तीनों जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से 3 पिटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया? श्वेत क्रांति मतलब दूध की क्रांति हुई थी, तो उसके जनक कौन थे, ये पूछा है। पहला दिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सेकंड है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, थर्ड है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, फोर्थ है डॉक्टर विलियम गाडे। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और बात किया जाए MS स्वामीनाथन, तो वे हरित क्रांति के जनक थे। देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वे श्वेत क्रांति के जनक थे, और MS स्वामीनाथन जो थे वे हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। द एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल इज टू मेक चिल्ड्रेन। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को भाषा सिखाया जाता है, उनका शिक्षण किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को क्या करने के लिए होता है? पहला दिया है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, मेमोराइज द रूल्स ऑफ ग्रामर। सेकंड है अक्षर की बनावट की प्रति सचेत करना, मेक देम अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स। थर्ड है कि सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन। फोर्थ है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट ऑफ द मदर टंग। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर सोच लिए हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बता दूं आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अक्षर की बनावट के प्रति सचेत करना होता है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो अक्षर की बनावट होती है, चाहे वह किसी भी लैंग्वेज की हो, चाहे बंगाली हो या आपकी पंजाबी हो, उर्दू हो, तो बच्चों को पहले हम लोग बनावट सिखाते हैं, अक्षर की बनावट के प्रति उनको सचेत करना कि कैसे अ लिखा जाता है या क किस तरह से लिखा जाता है या पंजाबी में क किस तरह से लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें सिखाना मेन उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलान करना है। पहले लिस्ट में दिया है कि राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी यूरी गगरिन। और सूची 2 में दिया गया अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम। सेकंड है किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया गया। थर्ड है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। फोर्थ है पहले भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाने वाले। आपके पास ऑप्शन भी दिया है आंसर का। चलिए आप लोग इसको अच्छे से सोच के आंसर दीजिएगा। चलिए समय हो जाता है। चलिए आइए आंसर देख लेते हैं। तो पहली बात देखते हैं राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे वे पहले भारतीय नागरिक जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे। तो ए का हो जाएगा आपका 4th। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ए का 4th किस में दिया है, ये सेकंड वाले में भी दिया है और थर्ड वाले में भी दिया है। चलिए अब देखते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में कहा जाए तो कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। तो ये बी का हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। तो बी का 3rd आप किस में देखिएगा, तो बी का 3rd आपका ये 3rd वाले में पड़ रहा है। तो देखिए बी का 3rd ये हो जाएगा। अब बचा सी का भी मिला लीजिए। सुनीता विलियम्स जो थी वे किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया गया, सुनीता विलियम्स द्वारा बिताया गया। और डी का अब देखेंगे तो ये हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या दे रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम, तो ये हो जाएगा यूरी गागरिन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3rd राइट हो जाएगा। ए का 4, चलिए मिटा देता हूँ, आपको देख लीजिएगा सही से। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 2nd हो जाएगा, डी का 1st हो जाएगा। तो ये
इसमें से इस क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक इन इंडिया? तो कौन सी एकेडमी है जो डांस को, ड्रामा को और म्यूजिक को, तीनों को प्रोत्साहित करती है? पहला दिया है संगीत एकेडमी, सेकंड है साहित्य एकेडमी, थर्ड है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फोर्थ है ललित कला एकेडमी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर बता दूं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संगीत एकेडमी में ये तीनों चीज़ें, नृत्य, नाटक और संगीत, तीनों को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि शिक्षण प्रक्रिया में कठपुतली का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग पपेट इन द टीचिंग प्रोसेस ऑफ एजुकेटेड द स्टूडेंट। तो शिक्षण प्रणाली में जो कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है, कठपुतलियों का जो प्रयोग होता है टीचर द्वारा सिखाने के लिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या बच्चों का इससे मनोरंजन किया जा सकता है? क्या उनको इंटरव्यू मतलब उत्सुक बनाने के लिए, या उनको डिलाइट आनंदित करने के लिए होता है, या उनको शिक्षित करने के लिए होता है, या टू द एजुकेटेड? तो शिक्षा प्रक्रिया में जो कठपुतलियों का प्रयोग होता है ये किस लिए होता है, ये आपको बताना है आंसर। चलिए कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राइट नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टू एजुकेटेड। मतलब बच्चों को शिक्षित करने का प्रयोग होता है कठपुतलियों का प्रयोग। मनोरंजन तो होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यहाँ पूछा है। बच्चे से उत्सुक भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, क्योंकि आप बचपन में होंगे, सोच लीजिए आप बचपन में हैं और ये कठपुतलियों का स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, कुछ मैडम सिखा रही है, किसी स्टोरी के माध्यम से मान लीजिए सिखा रही हैं, तो आप देख आपको बहुत एक्साइटमेंट होता था, आप डिलाइट होते थे, आनंदित होते थे। लेकिन मैडम का क्या मुख्य उद्देश्य था कि ये तीनों चीज़ें हों, लेकिन बच्चे से क्या करें, कुछ सीखें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिक्षित करना, क्योंकि यहाँ पूछा मुख्य उद्देश्य, इसलिए शिक्षित करना मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक। पूछा है कि संगीत शिक्षा कार्यक्रमों में लीजिएगा गायन पर बल शिक्षा की इस समान अवधारणा से अच्छी तरह जुड़ी हुई है कि अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आपको समझ में आता नहीं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर उसके मतलब निकालिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो संगीत शिक्षा के कार्यक्रम में, फिर यहाँ डैश लिख दिया, तो मतलब इसमें से आपको एक भरना है। तो क्या भरना है, तो पहले समझिएगा। गायन पर बल शिक्षण की समान अवधारणा से जुड़ी ही है कि अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। तो यहाँ बता रहा है कि जो अधिगम होता है, लर्निंग जो होता है, वे अभ्यास पर आधारित होता है। जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको आएगा। जैसे छोटे बच्चों को अगर मैथ का सवाल करवाना हो, या ABCD सिखाना हो, या टेबल सिखाना हो, पहाड़ा सिखाना हो, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है, तभी वे सीखते हैं। उसी तरह जो संगीत शिक्षण जो कार्यक्रम होता है, उसमें अक्षर, स्वर लिपि या संयोजन में से किसका प्रयोग किया जाता है, जो आपके अधिगम मतलब लर्निंग से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। चलिए, तो इसका आंसर आपने कमेंट किया होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अक्षर। तो संगीत शिक्षा कार्यक्रम में जो होता है, अक्षर गायन पर बल दिया जाता है, जो कि सामान्य शिक्षण से जुड़ी हुई है। क्योंकि संगीत में भी अक्षर को सिखाया जाता है कि कैसे आपको उस अक्षर को बोलना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो इसी तरह जब शिक्षा की बात होती है, तो उसमें भी किसी अक्षर को बार बार बच्चों को सिखाया जाता है कि इस अक्षर को इस तरह से बोलना है। तो ये दोनों संगीत में भी और शिक्षा में, दोनों में भी क्या है जुड़ा हुआ, अभ्यास जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है और उसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 4:1 एंड इट इज एरिया 64 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए, मैथ वाले जो स्टूडेंट है या नॉन मैथ वाले भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, आपने इसका आंसर कमेंट कर लिया होगा या सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका लंबाई
और 16 सेंटीमीटर हो जाएगा चौड़ाई। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको हल भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 बहुत अच्छा है क्वेश्चन है कि महाश्वेता देवी की वाय वाय गर्ल में छोटी लड़की मोइना किस आदिवासी समूह से संबंधित है? क्या ये जो लड़की है मोइना, यहाँ पूछा जा रहा है कि महाश्वेता देवी की पुस्तक एक कहानी है वाय वाय गर्ल, तो उसमें एक लड़की है मोइना, तो मोइना को एक आदिवासी मतलब ट्राइबल है ग्रुप की लड़की है, तो ये किस ट्राइबल की बात हो रही है, किस ट्राइबल से जुड़ी हुई है मोइना? क्या वह राजस्थान की भील है, मध्य प्रदेश के गोंड है, थर्ड है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल है, या 4 है पश्चिम बंगाल की साबर है। तो यदि आपने पढ़ा होगा वाय वाय गर्ल चैप्टर तो आपको पता होगा, क्योंकि आपके NCERT बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने कमेंट किया हो या सोचा हो 4, तो राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साबर ऑफ वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है मोइना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना अधिकतर विद्यालय में सुबह की समय प्रार्थना में गाया जाता है, निम्नलिखित में से इससे वास्तविक रूप से किस गायक ने फिल्म में गाया है? तो आप स्कूल स्टूडेंट रह चुके हैं और आपके स्कूल में इस तरह की प्रार्थना होती होगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना, ये फिल्म का गाना है जिसे स्कूल में भी विधायक के रूप में गाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये फिल्म में इस गाने को किसने गाया है। पहला ऑप्शन दिया है कि कमला बड़ौत, सेकंड है सुधा मल्होत्रा, थर्ड है पुष्पा पगधड़े, 4 है मुबारक बेगम। चलिए आपको पता नहीं होगा कि इसको किसने गाया है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए आपको आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना को फिल्म में किसने गाया था। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुष्पा, थर्ड हो जाएगा पुष्पा पगधड़े ने इस गाने को गाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 ये है कि क्राफ्ट पद एग्लो सेक्शन शब्द कोइप्टा से प्राप्त किया गया है, उसका अर्थ बताना है। तो जो क्राफ्ट शब्द है ये एंग्लो सेक्शन शब्द कोइप्टा से मिला है, तो इस कोइप्टा का मतलब क्या होता है ये बताना है। पहला दिया है ब्यूटी एंड ग्रेस मतलब सौंदर्य और शालीनता, सेकंड दिया है शक्ति और कौशल स्ट्रेंथ एंड स्किल, थर्ड है सृजन और मूल्य क्रिएशन एंड वैल्यूज, फोर्थ है अर्थ और कार्य मीनिंग एंड फंक्शन। चलिए क्राफ्ट पद का मतलब बताना है, क्राफ्ट का शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा शक्ति और कौशल मतलब स्ट्रेंथ एंड स्किल, ये कोई शब्द का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग को पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए इससे संबंधित भी पैसेज बहुत लंबा है, फिर क्वेश्चन 18 देखेंगे आप, फिर क्वेश्चन 19 देखेंगे और क्वेश्चन 20। तो इसके लिए तो आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका आंसर आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। मुझे उम्मीद है कि आपका 20 में से कम 80 क्वेश्चन सही होंगे। चलिए क्वेश्चन 19 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 20 ये स्टूडेंट, यदि आप हिंदी लैंग्वेज के सेकंड पेपर हिंदी संचार का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है NCET गुरुजी, इस चैनल को विजिट कीजिए। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं इस चैनल को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में NCET से संबंधित जितने भी वीडियो हैं सब इसी चैनल पर अपलोड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और आपकी तैयारी जीत की रहेगी, इस बार एक सीट आपकी पक्की रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।